वो तस्वीर दिख रही थी कि दौड़े दौड़े लोग आए थे, रोते रोते पूरे। बिल्कुल रो रहे थे लोग और रोएंगे लोग। महाराष्ट्र के अंदर कई सारे ऐसे घर होंगे जहां पर आज चूल्हा नहीं जला होगा, चूल्हा नहीं जलेगा या ना नहीं जला होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं संजय, बात देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बात देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि उनका कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव कैसे था। नेताओं के साथ जुड़ाव तो हर राजनेता का होता है, अपने परिवार के साथ जुड़ाव हर राजनेता का होता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के साथ या अपोजिशन के नेताओं के साथ एक संबंध हर राजनीति पार्टी का होता है। लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ ठीक उसी तरह का संबंध रखना, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अजीत पवार का उसी तरह का संबंध था। वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए अजीत दादा या दादा थे, और दादा आप उसी व्यक्ति को बोलते हो जिसको आप बहुत दिल से प्यार करते हो। और ऐसा हम्म। नाम तभी निकलता है आपके मुंह से जब आप उस आदमी का ना केवल इज्जत करते हो, सम्मान करते हो, बल्कि उससे उम्मीद करते हो कि वो आपके दुख में आपके साथ खड़ा होगा। आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ लोग पाने के लिए आते हैं, और अजीत हम्म। दादा पवार बांटने के लिए मशहूर थे। अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से अलग-अलग जगह पे फिट करना है, किस तरह से अलग-अलग कमेटी के अंदर रखना है। और अजीत पवार के बारे में तो ये भी कहा जाता था कि वो अपने कार्यकर्ताओं को न केवल जानते थे, बल्कि कार्यकर्ता के जो घर के लोग थे, उनको भी नाम से पहचानते थे, उनके बारे में भी सारी जानकारी रखते थे, और 100% वो हर वक्त अपडेट रहा करते थे अपने कार्यकर्ताओं के बारे में। तो मेरे ख्याल से नेताओं का सम्मान पा लेना एक अलग बात है संजय, लेकिन कार्यकर्ताओं का इस तरीके से सम्मान पाना कि कार्यकर्ता आपके निधन पर या आपके दुख पर बिलख पड़े, ये दर्शाता है हम्म। कि अजीत पवार का कद महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरीके का था। अजीत पवार ने बहुत इधर से उधर किया। आपको याद होगा हम्म। अजीत पवार ने एक बार सुबह-सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, लेकिन 20 घंटे के हम्म। अंदर शरद पवार के कहने पर वो सरकार गिर गई थी। उसके बाद जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, तो अजीत पवार उस सरकार के साथ भी आ गए, और ये कहा गया कि एकनाथ शिंदे को बैलेंस करने के लिए अजीत पवार को इस सरकार के अंदर शामिल किया गया है। लेकिन सरकार कोई भी हो, अजीत पवार के काम करने का तरीका नहीं बदलता था। सरकार किसी की भी हो, अजीत पवार अपना 100% उस सरकार के अंदर दिया करते थे, और उनके लिए कार्यकर्ता ही सब कुछ होते थे। अजीत पवार एडमिनिस्ट्रेशन पर एक बहुत महत्वपूर्ण पकड़ रखते थे, और इसी पकड़ के चलते वो अपने कार्यकर्ताओं की, नेताओं की और राज्य की समस्याओं का निराकरण चुटकियों में कर देते थे। तो मेरे ख्याल से ये अजीत पवार की कुछ खूबियां हैं जो आज के दिन जरूर याद की जाएंगी संजय। बिल्कुल सही आपने कहा। हम दो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, चूंकि देश की एक और बड़ी जो खबर है, चूंकि अब महाराष्ट्र में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो उस खबर पर हम बहुत ज़्यादा देर तक समय नहीं दे पा रहे। लेकिन आप देखिए कि आज से बजट सत्र की शुरुआत भी हो रही है, और एक तरफ अजीत पवार के निधन की जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो प्लेन क्रैश हुआ वो देखिए, एक तरफ राष्ट्रपति का अभिभाषण इस वक्त चल रहा है। दीपक सर, मैं आप ही के पास आऊँगा, एक छोटा सा जल्दी से इस बात को समझाइएगा, फिर चलेंगे महाराष्ट्र अजीत पवार के निधन वाली खबर पर, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि इस वक्त वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनी हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा है, और इस बार का सत्र कैसा हो सकता है, चूंकि कल खबर आई थी कि विपक्ष ने बड़ी तैयारी की है इस बार सरकार को घेरने के लिए। जी हाँ, विपक्ष हमेशा तैयारी करता है, और मुझे लगता है कि ये सत्र भी पूरी तरह से हंगामेदार होगा। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, वो राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति इस अभिभाषण में पिछले 1 साल में और पिछले जब से भी ये सरकार चल रही है, 11 साल से सरकार चल रही है, तो 11 साल में सरकार ने क्या-क्या किया है और पिछले 1 साल में किन-किन कामों को अमली जामा पहनाया गया है, उन कामों का लेखा-जोखा जो है वो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति सदन के अंदर पेश करती है, और उसी पर यानी राष्ट्रपति के इसी अभिभाषण पर चर्चा होती है, जिस चर्चा का जवाब खुद प्रधानमंत्री देते हैं। तो सरकार की क्या-क्या उपलब्धियां रही हैं इस साल के अंदर और पिछले 11 सालों के अंदर, इसका लेखा-जोखा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण में दे रही हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं फुल हाउस संसद भवन का इस वक्त मौजूद है, और राष्ट्रपति एक-एक करके उन्होंने अभी वीबी जीरामजी स्कीम के बारे में बताया संसद में, और जिस जिस तरह के बिल पास हुए उसके बारे में भी उन्होंने बात करी है, इसके बारे में भी वो बात करेंगी। और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण अपने आप में लैंडमार्क होगा, क्योंकि सदन का जो साल का पहला सत्र होता है वो राष्ट्रपति के हम्म। अभिभाषण से ही शुरू होता है। उसी परंपरा का निर्वाह सरकार ने किया है, और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ
संसद के बजट सत्र की शुरुआत की है। 1 तारीख को संसद के बजट सत्र में संडे है, लेकिन उसके बावजूद भी बजट पेश किया जाएगा क्योंकि सरकार ने अब बजट पेश करने की तिथि को 1 फरवरी निर्धारित कर दिया है। उसी निर्धारित तारीख को 11 बजे निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, वो बजट पेश करेंगी। फिलहाल जो है राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू सरकार की उपलब्धियों के बारे में सदन को बता रही हैं संजय। बिल्कुल, और इस खबर पर वापस लौटेंगे अभिभाषण में क्या कुछ कहते हैं, लेकिन इस वक्त